बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट। बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट ग्रंथपरक विनिमय प्रारूप, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस काफ़ी बनने की संभावना है और इस पे आप लोगों को अच्छे से याद समझना भी होगा, याद भी रखना होगा, रटना भी होगा। तो हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट, चूँकि सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट, तो इससे रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में रिलेटेड बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट, ये सारा लाइब्रेरी कैटलॉग से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हम लोग देखते हैं मार्क प्रारूप। पहले देखते हैं मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग। मार्क का फुल फॉर्म मशीन रीडेबल कैटलॉग जो होता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा अपने सेवाओं को स्वचालित करने के लिए 1963 में 1963 में गिलबर्ट की अध्यक्षता में, ये सब याद रखिएगा, हमने हाईलाइट भी कर दिया है। पीडीएफ आप जब नोट्स पढ़ने जाइएगा तो वहां भी समझ में आएगा। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, एक अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1963 में, लेकिन मार्क जो है पहली बार जो मार्क 1 जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो सामने आया 1966 में। तो उस पर नहीं ध्यान देना, हम लोग को मेन देखना है कि मार्क 1 कब आया, 1966 में, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था। 1966 में मार्क अभी 21 तक आ चुका है, इसीलिए हम लोग गौर कर रहे हैं मार्क 1 पे। मार्क 1 1966 में आया और किसका प्रोजेक्ट था ये, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है यह बताने की जरूरत नहीं, अमेरिका का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। इन्होंने 1963 में एक समिति का गठन किया था गिलबर्ट की अध्यक्षता में, और उन्होंने उस समिति के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1966 में, जो मार्क 1 के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मार्क 2 प्रोजेक्ट जो है 1968 में शुरू किया गया था और 1969 में इसे लॉन्च किया गया। 1968 में इसे शुरू किया गया और 1969 में इसे लॉन्च किया गया था। मार्क प्रारूप के 3 तत्व या क्षेत्र होते हैं। मार्क प्रारूप के 3 तत्व या क्षेत्र होते हैं। लीडर, पहला होता है लीडर, दूसरा होता है रिकॉर्ड डायरेक्टरी और तीसरा वेरिएबल फील्ड। 3 जो तत्व होते हैं, लीडर या सबसे ऊपर में हेडिंग, मतलब जो हेडिंग जो हम लोग कैटलॉगिंग जब करते हैं और टाइटल जिस चीज़ का हम लोग शीर्षक की बात कर रहे थे, जो हेडिंग की बात कर रहे थे, वहाँ पर मार्क में जो सबसे ऊपर में वो लीडर कहलाता है, लीडर। उसके नीचे होता है रिकॉर्ड डायरेक्टरी। यह जो है रिकॉर्ड डायरेक्टरी जो होता है, इसमें अन्य जो होता है डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड भरा जाता है, और अंतिम फील्ड वेरिएबल फील्ड होता है। पहला लीडर शीर्षक एक तरह से समझिए है, और मुख्य सूचनाओं को जहां पर डाला जाता है वो रिकॉर्ड डायरेक्टरी है, और अंतिम वेरिएबल फील्ड होता है। सन 1969 में यूएस मार्क और कैन मार्क को मिलाकर, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे किसे मिलाकर, यूएस मार्क और कैन मार्क, यूएस मार्क और कैन मार्क, इस दोनों को मिलाकर 1999 में मार्क 21, जो अभी जो प्रचलित है मार्क 21 को लॉन्च किया गया 1999 में। 1999 में यूएस मार्क और कैन मार्क, यूएस मार्क मतलब यूएस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएस अमेरिका, कैन कनाडा। तो
का मार्क, जो कनाडा का जो मार्क फॉर्मेट है कैन मार्क, और यूएस अमेरिका का जो मार्क फॉर्मेट है, तो यूएस मार्क और कैन मार्क दोनों को मिलाकर मार्क 21 का उद्भव हुआ 1999 में। और मार्क 21 को यह भी पूछा जाता है कि कब हुआ, मार्क 21 कब आया 1999 में, किसको किसको मिलाकर किया गया, तो यूएस मार्क और कैन मार्क को मिलाकर। यह भी पूछा जाता है कि मार्क 21 किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, या कौन इसको मतलब सपोर्ट कर रहा है, सेवा दे रहा है, कौन उसका देख रेख कर रहा है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनाडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय और कनाडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय दोनों मिलकर मार्क 21 का देखरेख कर रहा है। इसके भी 3 क्षेत्र होते हैं। अभिलेख संरचना, पहला होता है अभिलेख संरचना, दूसरा विषय वस्तु निर्दिष्ट करता और तीसरा विषय वस्तु। ये 3 क्षेत्र होते हैं। तो पहला जो अभिलेख संरचना होता है लीडर, निर्देशिका और परिवर्तनशील क्षेत्र। जो अभिलेख संरचना जो पहला है वह 3 तत्वों से बना हुआ होता है, लीडर, निर्देशिका और परिवर्तनशील क्षेत्र। दूसरा जो होता है क्षेत्र विषय वस्तु निर्दिष्ट करता या अभिलेख के डाटा तत्वों के लिए टैग कोड्स आदि को निर्धारित करता है। टैग कोड, आप मार्क का भी हम लोग आगे देखेंगे, टैग कोड क्या है, 010 किसके लिए है, 300 किसके लिए है, टैग कोड वो निर्धारित करता है। और विषय वस्तु जो है तीसरा क्षेत्र, डाटा तत्वों के मानक की व्याख्या, स्टैंडर्ड का व्याख्या प्रारूप के बाह्य स्रोत जो होता है उसका वर्णन करता है। ये तीनों क्षेत्र यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे ना टैग कोड्स, तो ये आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे आप मान के चलिए कि ये जो टेबल आपको है, ये टेबल इंपॉर्टेंट मार्क फील्ड ऑफ कैटलॉगिंग, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। 010 टैग किसके लिए है, 010 टैग किसके लिए है, यह टैग जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नंबर के लिए, मैंने रेड पहले से कर दिया है इसलिए आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। 020 ISBN के लिए, 100 ऑथर के लिए, 250 टाइटल के लिए, 250 एडिशन के लिए, 260 पब्लिकेशन के लिए, 300 जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, सीरीज के लिए 490, एनोटेशन के लिए 520, 650 टैग सब्जेक्ट हेडिंग के लिए और 700 एडिटर या इलस्ट्रेटर या ज्वाइंट ऑथर के लिए। जैसे क्वेश्चन पूछ दे फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए मार्क फील्ड कौन सा उपयोग, कौन सा मार्क टैग किया जाता है, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए क्या होगा 300। अगर कहे टाइटल के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, किस टैग का 2545। इसी तरह तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। और यह मान के चलिए इस टेबल से एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, बस ये 4-5 रट लीजिए, इसमें से एक प्रश्न आपको उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। दूसरा ये फील्ड देखिए बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट, जो हम लोग बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट जो होता है, इससे भी एक प्रश्न आपको, इस 9 से एक प्रश्न कंपलसरी नहीं तो इंपॉर्टेंट जरूर है। आप मान के चलिए 90% से ज्यादा संभावना है कि इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा।
जिस जिस प्रश्न जो जो इंपॉर्टेंट फील्ड है जिससे प्रश्न आते रहे हैं उसको हमने रेड मार्क भी कर दिया है। जैसे आप देखिएगा, आप पिछले क्वेश्चंस को भी पलट के देखिएगा तो आसानी से यह प्रश्न आपको मिल जाएगा कि सब्जेक्ट मार्क बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट में जो है सब्जेक्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, 6xx। फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए